हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है भारतीय नदी प्रणाली के नाम से। उस वीडियो में हमने नदी से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का हमने प्रयास किया है, और हमने ये पूरा प्रयास किया है कि वो टॉपिक आपको अचानक ही नहीं बड़ी आराम से याद हो जाए। इस वीडियो में उन सारे कंफ्यूजन को मैंने उसी वीडियो में सोल्व किया है, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि यह एक ऐसा अध्याय है जिससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और इस पर वीडियो एक नहीं, कई सारे वीडियो में हमको ये टॉपिक को सोल्व करना है, क्योंकि ये एक अथाह टॉपिक है जिस पर कहां से कैसा प्रश्न पूछ देगा कहना मुश्किल है। तो हम उन सारे कंफ्यूजनों को दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करते हुए, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, एंजॉय करते हुए, टॉपिक को समझते हुए, उसे लंबे समय तक याद रखते हुए अपनी जानकारी को बढ़ाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेझिझक, बिना किसी समस्या के। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये बात कहा था कि भारत नदियों का एक देश है। आदिम काल से ही नदियां जो है कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति के विकास में अपना योगदान देता आ रहा है, और वो आज भी इनकी महत्व घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। यहाँ 4000 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी नदियां प्रवाहित होती है। उन नदियों को 23 बड़े और 200 से अधिक छोटे नदी द्रोणियों में विभाजित किया गया है। ये चीजें आपने पिछले वीडियो में देख लिया, क्योंकि यहां हम उसी पे बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको रिपीट किया। तो अब हम ये, चूंकि पीछे आप देख लीजिए, ये भारत का मैप हमने बनाया हुआ है। भारत का मैप भी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया हुआ है, और भारत के भूगोल का पहला वीडियो मैंने इसी पर दिया है। ठीक है, आप इससे भी सुंदर जो है कि मानचित्र आराम से बना सकते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी ये कहा था कि अगर आप भारत का मैप आसान से बना लेते हैं, भारत का मैप पूरी तरह से आपको दिमाग में बैठ जाता है, तो 10% प्रश्न आपको ऐसे ही सोल्व होता दिखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बातें तो बहुत लंबी होती रहेंगी। यहाँ आप देख रहे हैं हमने हेडिंग दे रखा है भारतीय अफवाह तंत्र। ठीक है, ये है भारत का मैप। इसमें हम उन सारे नदियों को, उन सारे प्रमुख नदी तंत्रों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब शांति से होकर एकदम माइंड फ्री करके देखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कंफ्यूजन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जैसे भारत के उत्तर में हमने क्या बांटा था कि भारत को 2 भागों में आप बांट दीजिए, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, या फिर कहें हिमालयी नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हम ऊपर उत्तर में जो है हिमालयी नदियां हैं, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये चीजें आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं उसमें मुख्यतः 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है। सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस पर तो मैं इन तीनों पर बात करूंगा ही, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों पर भी मैं अलग अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उनसे जो सारी संबंधित जानकारियां इसमें समाहित कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम इसमें समाहित करने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली नदी सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है दोस्तों? वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का इस तरह देखिए, अगर आप मैप में देखेंगे तो इस तरह है, ये होगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिंधु नदी, ये कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बनता है। सिंधु नदी का उद्गम कहां होता है?
तो उद्गम है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के, ठीक है, बोखरचू हिमानी से। बोखरचू हिमानी बोलिए या हिमनद बोलिए, ठीक है, बोखरचू हिमनद से इनका जन्म होता है, जिसको तिब्बत में शेरमुख भी कहा जाता है। इस पर मैं और भी विस्तार से बात करूंगा, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई जो है दोस्तों वह है 2880 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। आपसे प्रश्न पूछ देगा, देखिएगा प्रश्न कैसे कंफ्यूज करता है। टोटल लंबाई पूछे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, लेकिन अगर पूछ दे कि भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है, तो इस नदी की लंबाई है दोस्तों 1114 किलोमीटर। यह नदी जो है भारत में अपना सफर तय होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात इसमें हमें जानकारी रखनी है कि सिंधु नदी जो है कि भारत में किस एरिया में अपना सफर करती है। तो इसके लिए जान लीजिए, पहले तो ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब क्या हो गया, ऊपर लद्दाख हो गया, नीचे जम्मू कश्मीर हो गया। तो लद्दाख का जो है ना लेह जनपद एकमात्र जनपद है जिससे होकर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिंधु नदी भारत के एकमात्र जनपद और वो लेह जनपद है उससे होकर ये प्रवाहित होती है और उसके बाद वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह अभी हमने क्या देखा कि 3 देश से होकर ये नदियां प्रवाहित होती है। जन्म तो हो रही है तिब्बत में, दूसरा भारत में और तीसरा स्थान कहा जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। ये हो गया पाकिस्तान का एरिया। अब हम पढ़ते, इतना तो हो गया। और वो जो है कि जो अरब सागर में, यहां हम जानते हैं इधर कौन सा है दोस्तों, अरब सागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी है, ये भी रखना है यार, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अरब सागर में वो कहां पर मिलती है, कराची के पूरब में वो प्रवेश कर जाती है अरब सागर में। इसके लिए बस इतना ही जानना है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां जो भारत से होकर जाती है उनको भी जानना बहुत जरूरी है। उनमें से अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला नदी हम लेते हैं, वो भी तिब्बत से ही आती है, ठीक है, तिब्बत से ही आती है, इस तरह तिब्बत। और वो जो है वहां पे पहला नदी होता है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी जो आता है ये याद रख लीजिए, ये कौन सा हो गया, सतलज नदी। और वो जो है सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत में राकस ताल झील से होती है। राकस ताल झील से इसका जन्म होता है और वो भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करके जो है सतलज नदी रावी नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब जब रावी नदी की बात आई, रावी नदी ये हुआ, ठीक है, रावी ये कौन सा हो गया, रावी। रावी नदी में जाकर मिल जाती है और रावी नदी यहां पे संयुक्त धारा जो है वो आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है। रावी नदी का जन्म जो है वह रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है। रावी नदी का जन्म कहां से होता है, रोहतांग दर्रे से। ये मैं जब सिंधु नदी पे बात करूंगा अलग से उसमें मैं और विस्तार से बताऊंगा। दूसरी नदी आ जाती है जो सबसे बड़ी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है दोस्तों चिनाब नदी। कौन सी है, चिनाब नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी। अब जान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है दोस्तों, जान लीजिए मैं चिनाब नदी की बात करूं, इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर भारत में। ये हम क्या बताए दोस्तों, भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है और सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है, 1114 किलोमीटर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
चिनाब नदी आगे बढ़ती है और उसके पहले क्या होता है, चिनाब नदी में उत्तर से आके झेलम नदी मिल जाती है। यहाँ कौन सा मिल जाती है दोस्तों, झेलम नदी। और उसके बाद इधर से कौन मिल जाती है, व्यास नदी। तो रावी और व्यास दोनों का जन्म जो है ना दोस्तों वो रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से होता है। चिनाब नदी का जो होता है वो दो सरिताओं से मिलकर इनका जन्म होता है। ठीक है, वो हम विस्तार से हम बात कर लेंगे। अब ये पांचों नदियां जिस जगह पर मिली है, ठीक है, पांचों नदियां सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, पांचों नदी जिस जगह पर मिलती है उसकी सम्मिलित धारा को पंचनद कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। संयुक्त धारा को पंचनद कहा जाता है। और पंचनद सिंधु नदी में जिस जगह पर मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाहर हो गया, इधर से होना चाहिए इस तरह, सिंधु नदी में जिस जगह पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, याद रख लीजिए दोस्तों, उसको कहा जाता है मिठन कोट। मिठन कोट के समीप ये पांचों नदियों की संयुक्त धारा सिंधु नदी में मिलती है। तो इतनी बातें हमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में इस वीडियो में जानना है, और भी विस्तार से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस पर चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और भी चीजें मेरी छूट जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरा प्रमुख नदी तंत्र और वो है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र पे गंगा, चूंकि ये चीजें ज्यादा ले लिया, वो ऊपर से जगह कम है इसलिए इधर खिचिर पिचिर हो गया। दूसरी हम बात ले लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र का जन्म कहाँ होता है, इस पर भी इस तरह है मैप, इस तरह याद रख लीजिए, वो इस तरह आती है आगे बढ़ जाती है, ये मैप याद रख लेना है इस तरह। गंगा नदी ये कौन सा हो गया दोस्तों, गंगा नदी। गंगा नदी का जन्म आप चाहे तो लिख सकते हैं, गंगा नदी का जन्म कहें या उद्गम कहें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमनद से होती है। ठीक है, अब गंगा नदी का नामकरण कहाँ कैसे होता है, क्योंकि प्रारंभ में इसका नाम गंगा नहीं भागीरथी नदी हुआ करती है। ठीक है, तो गंगा नदी हम मान लेते हैं अभी इसमें। फिर इसकी जो है, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। इसकी टोटल लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है टोटल लंबाई, और वो जाकर इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी क्या हो गई, बीच में हमने देख लिया कौन सा, चेनाब नदी। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो है दोस्तों जान लीजिए यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है, उसकी जो है लंबाई है 1370 किलोमीटर। ठीक है, अब यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसा कि हमने कहा 4000 छोटी बड़ी नदियां हैं। यहाँ प्रमुख नदी की बात करें गंगा नदी तंत्र, उसमें भी बहुत सी छोटी बड़ी नदियां जो है घिचर पिचर करके मिलती है। अब उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है उसको देख लेते हैं। उसमें जो मिलती है इधर से चंबल नदी मिल जाती है, कौन सा, चंबल। फिर बेतवा मिल जाती है, उसके बाद केन मिल जाती है, उसके बाद लास्ट में इधर तिमसा नदी आके मिल जाती है। ठीक है, तिमसा नदी आके मिल जाती है। और उसके बाद एक और नदी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि गंगा नदी में दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाले एकमात्र नदी कौन सी है, तो वो नदी है दोस्तों सोन नदी, जो कि दक्षिण भारत से होकर इसमें मिलती है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि गंगा नदी में दक्षिण भारत से आकर मिलने वाली एकमात्र नदियां कौन सी है, वह है सोन नदी। यहां हम लिख देते हैं अमरकंटक। इसका जन्म कहां से होता है, अमरकंटक से होता है। ठीक है, अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम हुआ। अमरकंटक को बहुत ध्यान से रखिएगा, बारीकी से अभी हम आगे भी इस पर बात करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं उत्तर की ओर।
ये तो हो गए दक्षिण से मिलने वाली नदियां या पश्चिम से मिलने वाली नदियां। गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? जो प्रमुख नदियां हैं उसको हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। इसमें उत्तर भारत से आकर मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, उसमें मुख्य रूप से आता है, देख लीजिए इधर से, जो कि ये तो मेरा कौन सा है, नेपाल पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए शारदा नदी इधर से आकर मिलती है। शारदा नदी घाघरा में आकर मिल जाती है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, घाघरा। शारदा नदी घाघरा में आकर मिल जाती है, फिर घाघरा नदी आकर गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद लगभग बीच नेपाल से होकर गंडक नदी भी बहती है। कौन सा, गंडक नदी भी बहती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नेपाल से आकर कोसी नदी भी आकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि नेपाल से होकर आने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। तो आपसे प्रश्न यहां पर यह पूछ सकता है कि मध्य नेपाल से होकर आने वाली नदियां जो गंगा नदी में मिलती है, मध्य नेपाल से आने वाली नदी, जो कि नदियां नहीं, नदी जो गंगा नदी में मिलती है, तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य नेपाल से कौन सी नदी आकर मिली है, वो है गंडक नदी। ठीक है, उसके बाद ये कोसी नदी है लास्ट में, या फिर कहें नेपाल के पूरब बॉर्डर से आकर जो गंगा नदी में मिलती है वो कौन सी नदी है, कोसी नदी, जिसको सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो है एक विनाशकारी कहें बिहार के लिए एक अभिशाप नदी है, क्योंकि यह नदी जो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए फेमस है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है कि उत्तराखंड से गंगा नदी चली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करी, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है लास्ट। ये 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 5 राज्य हो गए। उसके बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहां तो गंगा नदी हो गई, बांग्लादेश में जब यह नदी प्रवेश करती है तो उससे पहले इसमें हुगली नदी इधर से आकर मिलती है। याद रखिए, हुगली नदी, कौन सी, हुगली नदी इसमें आकर मिलती है। और यहाँ पे हुगली नदी, उसके बाद इधर से छोटा नागपुर पहाड़ी से जो है कि दामोदर नदी आकर मिलती है इसमें। कौन सी नदी, दामोदर नदी, जिसका उद्गम छोटा नागपुर की पहाड़ी से होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती, और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पद्मा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको भी इतना ही जानना है, जैसा हमने कहा कि गंगा नदी पर विस्तार से हम गंगा नदी तंत्र का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे बहुत सारी बातें इसमें, क्योंकि इसमें मुख्य मुख्य बातें हम बता दिए। अब देखिए आगे बढ़े, इससे पहले गंगा नदी की लंबाई कितनी हो गई, 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो गई, यमुना नदी, उसकी लंबाई कितनी है, 1370 किलोमीटर। यहाँ प्रमुख बातें, और तीसरी जो प्रमुख बातें आपको याद रखनी है कि दक्षिण भारत से आकर गंगा नदी में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, और वो नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नदी तंत्र पे हम पढ़ते हैं। तीसरा नदी तंत्र पे, तीसरा नदी तंत्र आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चूंकि ये बहुत ज्यादा जो जगह कम है, बहुत ज्यादा इसमें लिखना पड़ रहा है, इसलिए घिसी पिछी हो रहा है, तो आप मेरी बात सुनकर भी लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब तीसरा नदी तंत्र आ जाता है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वो इस तरह आती है दोस्तों, इस तरह, ये, ठीक है, ये इनका पूरा मैप है, बहने का एक जो है कि रास्ता है। तो ये कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत में ही चेमा युंगडुंग, यहां मैं लिख देता हूं, क्या है, चेमा युंगडुंग नामक हिमनद से होती है। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का, वहां से होती है। और इसकी टोटल लंबाई जो है दोस्तों वह 2900 किलोमीटर है। याद रखिएगा, कुल लंबाई की बात हमने की है, कुल लंबाई की बात।
ये भारत की बात नहीं हो रही है। 2900 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। याद रखिएगा यह जो है तिब्बत में कहें या फिर आप हिमालय के समानांतर यह जो है 1100 किलोमीटर चलती है। किसके? हिमालय के समानांतर, हिमालय के समांतर। और जान लीजिए नामचा बारवा इस जगह कौन सा है? एक नामचा बारवा पर्वत है, नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत है। वहां से वो इस तरह उनके जो है कि पूरब दिशा से होकर वो अपनी रास्ता बदलती है और पूरे वेग के साथ वो भारत में प्रवेश करती है। तो यहां ये चीजें जान लीजिए कि भारत में वो जो प्रवेश करती है एक गांव का नाम आता है, ठीक है, और वो आता मान लीजिए भारत का है। यहां पे है सादिया नामक गांव। कौन सा है? सादिया गांव का नाम है, याद रख लीजिएगा। और सादिया गांव चूंकि ये एरिया कौन सा है? अभी अरुणाचल प्रदेश में। पहले मैंने कहा था कि भारत के मैप अगर अच्छी तरह आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन 10% तो कंफर्म है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब सादिया गांव याद रखेंगे तो वो किस राज्य में पड़ता है? तो हो गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सादिया गांव के बाद जब वो भारत में प्रवेश करती है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा अभी ब्रह्मपुत्र इसका नामकरण नहीं हो, चेमायुंडुंग हिमनद से निकली है और तिब्बत में इसका नाम जो है दोस्तों सांगपो है। कौन सा? सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में इसे जानते हैं, ठीक है। और वो नामचा पर्वत के पास वो घूमते हुए फिर भारत में जो है कि पूरे तीव्र गति के साथ प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करती है। और वो गांव का नाम है कौन सा? सादिया नामक गांव है। सादिया के बाद इसका जो नामकरण वो हो जाता है दोस्तों, उसका नामकरण इस जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है, लिख देते हैं दिहांग नदी। कौन सा हो जाता है? दिहांग नदी इसका नाम हो जाता है। सांगपो था तिब्बत में, भारत में प्रवेश किया, क्या नाम हो गया? कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग नदी हो गया है। यहां तक माइंड फ्री रखिए। और दिहांग नदी के बाद यह जो है एक जो नदी द्वीप का निर्माण करता है। कहां पर? असम में नदी द्वीप का निर्माण करता। उस नदी द्वीप का जो नाम है माजुली, माजुली नदी द्वीप, ठीक है। यहां तक माजुली नदी द्वीप जो है सिर्फ भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कि तिब्बत के चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है और यह हिमालय के समानांतर 1100 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और 1200 किलोमीटर के बाद वह जो है नामचा पर्वत के पास पहुंचती है और नामचा बारवा पर्वत के पास वो इस तरह घूमती है। मैप में आप देख सकते हैं पूरब की ओर से घूमते हुए फिर सादिया नामक गांव से वो भारत में प्रवेश करती है। और सादिया के बाद इसका नाम हो जाता है कि दिहांग नदी। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी बारीकी से आपको समझना है। दिहांग नदी आगे जाकर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करता है। और उसके बाद जो है इसमें भी कई सारी नदियां, 2-3 नदियां इधर जो है कि पूरब दिशा से इसमें प्रवेश करती है, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। अरुणाचल ये हो गया कहां पे? असम में। इसका निर्माण कहां हो रहा है माजुली का? असम में। असम अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसका जो है कि माजुली का निर्माण होता है। अब उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद यह नदी पहुंचती है असम में, ठीक है। असम में इसका नामकरण तब हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी। अब आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सांगपो का नाम ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में पड़ता है? असम में। अब भारत में देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को 2 नाम से जाना गया है। कौन? दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आता है कौन? असम में। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में आप लिखते जा सकते हैं, असम में यह
750 किलोमीटर अपना रास्ता तय करती है। ठीक है, असम में 750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में सबसे अधिक लंबा इसका जो दूरी है, या फिर से सुने, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे अधिक लंबाई असम राज्य में है और उसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो है कि सादिया नामक गांव से तो यह भारत में प्रवेश किया और असम के ही धुबरी नामक, ठीक है, असम में ही धुबरी गांव के बाद वो जो है कि बांग्लादेश में प्रवेश कर जाते। फिर से भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो सादिया नामक गांव से प्रवेश करती है, धुबरी नामक गांव के बाद वो बांग्लादेश में जो कि चली जाती है। और यहाँ खास बात यह है कि जैसे वो, ये कौन सा हो गया, धुबरी गांव, धुबरी गांव हो गया। धुबरी के पास वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो है कि दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि वो पूरब से पश्चिम की ओर आती है और धुबरी के पास अचानक वो 90 डिग्री का कोण बनाकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश में, चूंकि याद रख लीजिए, धुबरी के पास जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी में सप्तकोसी नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? सप्तकोसी नदी। सॉरी, सप्तकोसी नहीं, कुछ और नाम है इनका, वो नाम है संकोश। कौन सा? संकोश नदी आकर मिल जाती है। और जब वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो यहां से दोस्तों सिक्किम से आकर एक नदी उसमें मिलती है। सिक्किम से जो नदी आकर मिलती है उसको कहा जाता है जो है कि तिस्ता नदी। क्या कहा जाता है यहाँ पे? तिस्ता नदी। लिख देता हूं मैं, तिस्ता नदी आके मिलती है और वो कहां से? सिक्किम से। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहां पे तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। उसके बाद जैसे ही वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी। अब कंफ्यूजन पैदा ना हो, हम बता दें उस कंफ्यूजन कहां पे होता है। जमुना नदी और यमुना नदी आप देख रहे हैं, दोनों नाम सही है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और जमुना ब्रह्मपुत्र का एक नाम है जो कि बांग्लादेश में उसका नाम रखा गया है। वैसे आप देख सकते हैं गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पद्मा नाम, यहां हो गया जमुना नाम। पद्मा और जमुना जिस जगह पे मिलती है उसकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना कौन सी नदी हो गई? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो है कि संयुक्त जलधारा को, अगर आपसे गंगा और ब्रह्मपुत्र न दे तो क्या दे सकता है? पद्मा और जमुना की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना, मेघना में, मेघना नदी आगे बढ़ती है, उसमें आकर एक नदी मिलती है जो मेघना के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने से पहले वो एक जो है एक क्या बोले, नदी से पहले जो समुद्र में विसर्जित होने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है नदी। डेल्टा पर भी मैं अलग से बात कर लूंगा। डेल्टा पर जहां पर की होता है कि अपने संग नदी जो अपने संग अपशिष्ट बहा कर लाती है वहां पर बिखेर देती है, उसको कहा गया है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा कहा गया है? सुंदरवन का डेल्टा, जो भारत का और बांग्लादेश की संयुक्त सबसे बड़ी जो है कि डेल्टा का नाम है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत की नदियां हो। आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने क्या देखा? अमरकंटक है। और अमरकंटक इसलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि इनको याद रखिएगा, अमरकंटक इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इससे 3 प्रमुख नदी का उद्गम होता है, वो 3 दिशाओं में बहती है। अब कैसे कैसे? इधर तो चली गई सोन नदी, अब इधर जो है वो महानदी
बहती है। इधर कौन सी नदी बहती है? महानदी। और इसका महानदी का भी जन्म जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है या अमरकंटक के इलाके से होती है। अब महानदी की लंबाई जो है ना दोस्तों, लंबाई भी याद रख लीजिए, इसकी लंबाई 857 किलोमीटर है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए 1857 माइंड में रख लीजिएगा। महानदी, अब देखिए महानदी का ट्रिक बना लीजिए। 1857 की महान क्रांति हुई थी, भारत की सबसे बड़ी क्रांति हुई थी। महान से निकाल लीजिए महानदी, वो हो गया 857 किलोमीटर। 18 में से 1 हटा दीजिए, ठीक है, 857 किलोमीटर महानदी। अब हो गई इधर एक नदी, इधर बह जाती है पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर बह जाती है और उस नदी का नाम हो जाता है नर्मदा। कौन सी नाम हो जाता है दोस्तों? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो है 1312 किलोमीटर, ठीक है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी हो गई? 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी हो गई? 857 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? नर्मदा नदी। और उसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वतमाला बहती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी? विंध्याचल पर्वतमाला। और दक्षिण में कौन सा है? सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो प्रश्न पूछ देगा कि नर्मदा नदी किन 2 नदियों के बीच से होकर, किन 2 पहाड़ियों के बीच से या पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है, तो क्या बताएंगे आप? ये ऊपर हो गया विंध्याचल पर्वतमाला और नीचे हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और जान लीजिए, कर्क रेखा से लेकर कि भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, और वो नदी है दोस्तों माही नदी। ये याद रख लीजिए, माही नदी। ये माही नदी विश्व लेवल पर जीके तैयार करता है। विश्व में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, और वो है माही नदी। और माही नदी कहां बहती है? भारत में, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। अब आइए नीचे, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण से एक नदी बहती है और वो नदी है तापी नदी, ठीक है। तापी नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर और इसका जन्म होता है मुल्ताई से। कहां से होता है दोस्तों? मुल्ताई से जन्म होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं और प्रमुख नदी पर। ये अब हम आ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो कि सबसे लंबी नदी जिसे आप कह सकते हैं, फिर से सुनिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और वो है दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सा है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी लंबाई हो गई? 1465 किलोमीटर। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब याद रख लीजिए, एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। अब तीसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीचे जब हम बढ़ते हैं उसके बाद कृष्णा नदी बहती है। यहां पे कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी हो जाती है? 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी का जन्म जो है वो महाबलेश्वर के निकट से होती है। कहां से होती है कृष्णा नदी का जन्म? महाबलेश्वर। सुन के भी लिख लीजिएगा। वहीं गोदावरी का जन्म नासिक के पास से होता है। उद्गम कहें, जन्म कहें, कहां से होता है? नासिक के पास से। अब तीसरा बात आ जाता है, कृष्णा आ गया, उसके बाद और आ जाता है कावेरी नदी। यहां पे कौन आ जाता है दोस्तों? कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई जो है वह 800 किलोमीटर है। एक और है, इधर से पेन्नार नदी बहती है।
ठीक है, पेन्नार नदी। और दक्षिण भारत में एक नदी है जो कि अरब सागर में मिलती है और वो है पेरियार नदी। कौन सी है दोस्तों? पेरियार नदी। और वो कहां बहती है? अरब सागर में आकर मिलती है। आप अधिकांश नदी को देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। बहुत कम नदी है जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो आप देख पा रहे हैं हमने 4 प्रमुख नदी का नाम लिया है जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी और पेरियार नदी। इस तरह दोस्तों हमने प्रमुख नदियों पर पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों को हमने इस वीडियो में देखा है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इन 3 नदियों पर, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर बहुत सी बातें अभी और जानना बाकी है जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसा मैं हर बार या फिर कई बार मैं ये कह चुका हूं, ये हमारी मुहिम है दोस्तों। आर्थिक दृष्टि से कमजोर, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों से दूर रहने वाले, सुविधाहीन दोस्तों के लिए घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से उनके सामने हम पूरी सामग्री प्रस्तुत करें, क्योंकि उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वो अपने जीवन में स्वर्णिम सपनों को पूरा करें। तो हमारी यह कोशिश है, इसमें आप भी शामिल हो जाइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। इसे जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप आमंत्रित कीजिए, क्योंकि यह मुहिम रुकने वाला नहीं है। जब तक मुझे समय मिलता है, और आप मेरे चेहरे पर पसीना को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस गर्मी में मैं मध्य रात्रि में ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, दिन में तो ड्यूटी कर रहा हूं, शाम में मैं घर आऊं तो रात में ही तो वीडियो शूट कर सकता हूं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो, रात में मैं पंखा उनका सब बंद करके वीडियो बना रहा हूं। पंखा चलाऊंगा तो उसकी आवाज ज्यादा आएगी। तो दोस्तों ये हमारी कोशिश है, थोड़ी देर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी इनका हिस्सा बनिए, दोस्तों में से शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और अगर अपनी राय कुछ देना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय बताइए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।